यस। नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग लर्न टू अल्फ़ाबेट्स इन हिंदी। आज हम हिंदी कंटेंट का वीडियो लाया हूँ। यह पहला टॉपिक है जो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है, जो सभी करीब करीब प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि आपको वर्णमाला की सही मूलभूत जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अवश्य देखें। हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला एक दृष्टि में। वर्णमाला होता क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, आपका उत्तर होना चाहिए वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। हालांकि वर्ण है क्या? वर्ण जो होता है वो स्वर और व्यंजनों के मेल से बनता है। क्वेश्चन यहां पर फिर उठ जाता है। हालांकि जो अक्षर सब वर्ण होते हैं और अक्षर होते हैं उनमें अंतर होता है कि ये दोनों सेम होते हैं? छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब कहते हैं कि वर्ण और अक्षर सेम होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। वर्ण जो होते हैं वे स्वतंत्र इकाई होते हैं। वर्ण जो होते हैं वे स्वतंत्र इकाई होते हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, फ्री यूनिट्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन को मूलतः यहां पर देखेंगे। जैसे स्वर कहा जाता है, स्वर कितने होते हैं हिंदी में? आ बड़ा आ, ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ अन आ, ये स्वर होते हैं। इनको अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वावेल होते हैं हिंदी में। लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि 13 नहीं 11 होते हैं। 11 इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो अन और आ हैं इन्हें हटा दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनकी ना तो काउंटिंग हमारी स्वर में होती है ना तो व्यंजन में होती है। इन्हें अन्न को क्या लिखते हैं? अन्न को हम लिखते हैं ए अन और आ को लिखते हैं ए एच इंग्लिश में। ए स्वर है और यन कंसोनेंट है। ये स्वर है, एच यहाँ कंसोनेंट। इसलिए यहाँ पर जो है इनको हम अयोगवाह की श्रेणी में लाते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर इसको देखें, इसको छोड़ें तो ये कुल मिलाकर के 11 हिंदी में स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या हमने यहाँ पर मेंशन किया है। स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है हिंदी में? 11 लिखना है, आपको 13 नहीं लिखना है। 13 में हमने बताया दो जो स्वर होते हैं वो उनकी गिनती ना तो स्वर में होती है ना तो व्यंजन में होती है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर प्रतियोगी एग्जाम में पूछा जाता है। हर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है स्वर में कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। अब यहाँ तो स्वर की बात हुई। दोस्तों स्वर हम ये जानते हैं कि स्वर में भी भेद होते हैं। स्वर किसे कहते हैं ये भी तो हमें नहीं पता होता है। किसी को पता हो स्वर किसे कहते हैं तो वो बताए। अगर हम स्वर को अभी बताए, जिन स्वर को हमने अभी बताया था आपको कि जहां पर किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, जिसकी हेल्प लेनी ना पड़े उसे ही स्वर कहते हैं। किसी की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वर ही मात्राएं कहलाती हैं जब उसमें समय लगता है। जैसे हरस स्वर के भेद होते हैं। हरस स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के कितने भेद हुए? वैसे मूलतः आपको अन्य किताबों में 3 ही भेद मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने एक वैज्ञानिक अध्ययन का तरीका अपनाया है
और स्वर के 4 भेद किए हैं। पहला ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, तीसरा संयुक्त स्वर होता है, चौथा प्लुत स्वर होता है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनमें उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर जिसमें एक मात्रा लगती है उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जिसे ये आ, ई, उ और ई, जैसे यहाँ पर आ है, ये ई है, ये उ है और ये री है, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको हमको नोट डाउन किए रहना चाहिए। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का मतलब होता है दीर्घ माने बड़ा, जिसमें 2 मात्राएं हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ पर दीर्घ स्वर को हमने लिखा है बड़ा और बड़ी और बड़ा उ। 3 दीर्घ स्वर होते हैं और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पर एक संयुक्त स्वर आता है, ये नया स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब होता है जिसमें 2 असमान स्वर मिलके इसका निर्माण करें, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आ धन ई बराबर क्या हो जाता है? ए। ये हम संधियों में बात करेंगे, ए ए ओ ओ की बात संधियों में करेंगे। इसे ही असमान स्वर, आ अलग है, ई अलग है, इसलिए असमान स्वर मिला करके ए नया वर्ण मिल गया, इसे कहते हैं ए। संयुक्त स्वर की श्रेणी में आता है। संयुक्त माने 2 असमान स्वरों को मिलकर बनता है। दीर्घ स्वर का मतलब 2 समान स्वरों को मिलकर बनता है। जैसे आ प्लस आ इक्वल टू कितना हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ई प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, सॉरी। तो ये उ प्लस उ प्लस बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा उ। तो ये जो स्वर होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। 2 समान स्वर को मिला करके दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है। 2 असमान स्वरों को मिलाकर के संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। इसे ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ये एक बात नोट कर लेना। एक प्लुत स्वर आता है। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिसमें 3 गुना 2 गुना से त्रिगुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें जैसे ओम लिखते हैं तो ओम का उच्चारण कैसे करते हैं? ओम। इसमें 3 गुना समय लगता है, तो ये 3 की मात्रा आ जाती है ओम, तो त्रिमात्रिक स्वर। अब पूछा जाता है स्वर तो हमने जान लिया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। अब इसके बाद स्वरों की संख्या हमने यहाँ पर देख भी लिया किस प्रकार से स्वर यहाँ पर होते हैं, और हम इसके एक ट्रिक भी बताएंगे। अगर उस ट्रिक को आपको ध्यान देंगे तो वो पूरी की पूरी आपको वर्णमाला में कभी कोई समस्या नहीं आने वाली फ्यूचर टाइम में। और देन इसके बाद जो है मैं इसके बाद व्यंजन की चर्चा करूंगा। स्वर और व्यंजन दोनों मिला करके ही वर्णमाला का निर्माण करते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? यहाँ पर हमने लिख दिया 41 व्यंजन होते हैं। अब उसकी काउंट भी वहां हम करेंगे। टोटल कितने स्वर होते हैं? स्वर और व्यंजनों की संख्या होती है अगर हिंदी वर्णमाला में कहा जाए, टोटल हाउ मेनी अल्फाबेट इन हिंदी वर्णमाला, तो आपका आंसर आएगा 52। लेकिन टोटल अगर कहा जाए आपको टोटल स्वर की संख्या कितनी होती है टोटल, तो कितना आएगा आपका? तो यहां पर हमने बताया था ये 13, लेकिन सामान्यता कितनी होती है? सामान्यता 11 होती है। छोड़ दिए क्योंकि वो आयो गवाह में काउंटिंग होती है। अब ऐसे ही जो है व्यंजन की संख्या 41 होती है, तो हमने काउंट किया है। तो इसमें 41 कैसे होती है? तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 27 होते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे। और अंतस्थ व्यंजन, इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग गलत करके आ जाते हैं। तो 4 होती हैं, य र ल व। स्पर्शी व्यंजन तो जो होते हैं वो कितने होते हैं? 27 होते हैं। यहाँ पे हमने 27 को कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के बारे में बता दिया था। कंठ का मतलब कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यहाँ पे हमने बता दिया कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये बता दिया। इसमें सूत्र है कचट तप कतामु दो। कचट तप कतामु दो। कंठ वाली ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ वाली ध्वनियां क ख ग घ ये है। ताल वाली ध्वनियां कौन सी है? च छ ज झ य। मूर्धा वाली ध्वनियां है ट ठ ड ढ ड़। दंत वाली ध्वनियां कौन सी हैं? ता था दा धा न। और ओष्ठ वाली ध्वनियां पा फ बा भ मा है। ये हमने कर लिया 27। और ड ढ ये होते हैं
इसे क्या कहते हैं, ड ढ को क्या कहते हैं। अभी इसका क्वेश्चन हमने दिया, ड ढ भी ध्वनियां जुड़ती हैं, इसे क्या कहते हैं। तो 25 हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25 हो गए, 1 2 3 4 5, 25 हो गए। और ये दो और जुड़ जाती, 27 हो गए। अर्धस्वर कितने हो गए आपके, 4 हो गए। ये अंतस्थ व्यंजन कहते हैं यार, अलावा उस व्यंजन स श श ह 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र, क श मिलाकर के छ बनता है, तारा मिला के त्र मिलता है, जाया मिला के जा मिलता है, सारा मिला के स्रा मिलता है। और आगत ध्वनिया जा और फा है 2। तो इस प्रकार से यहाँ स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं तो कितने बन जाते हैं हमारे, टोटल 52। का वर्ग की ध्वनिया अगर पूछा जाए तो आप तुरंत आ जाना, कचट तब कतामु दव वाले वो लगा देना, आप क्या फार्मूला लगा देना, बहुत अच्छा आ जाएगा। आपको कभी भूलने वाली चीज है ही नहीं। कचट तब कतामु दव याद रहेगा। कंठ वाली ध्वनियां आ जाएंगी, क ख ग घ ङ, ताल वाली ध्वनियां आ जाएंगी, च छ ज झ ञ, और मूर्धा वाली ध्वनियां आ जाएंगी, ट ठ ड ढ ण, दंत वाली ध्वनियां आ जाएंगी, त थ द ध न, ओष्ठ वाली ध्वनियां आ जाएंगी, प फ ब भ म। प्यारे मित्रों, अगर इन बातों का ध्यान देंगे तो आपको अल्फाबेट से संबंधित, वर्णमाला से संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब तो ये हमने स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ लिए, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं। टोटल अगर स्वर की बात आती है तो कितना बताएंगे, 13 बताएंगे। सामान्यतः स्वर की संख्या कितनी बताएंगे, 11 बताएंगे। टोटल जो व्यंजन होते हैं कितना बताए थे आपको, क्या 41, 41 होती है। अब यहाँ पर स्वर और व्यंजन के बाद जो है और चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। अल्पप्राण वाली ध्वनियां किसे कहते हैं और महाप्राण वाली ध्वनियां कहते हैं। अल्पप्राण वाली ध्वनियां कौन सी होती हैं, एक यहाँ पर देखो एक चार्ट बना हुआ है, का खा गा घा इंग्या, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। अल्पप्राण वाली ध्वनियां कौन सी हैं, का पहला और तीसरा। पहला और तीसरे को अल्पप्राण वाली ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, पहले और तीसरी ध्वनि को, तीसरे वर्ग को क्या कहते हैं, पहले और तीसरे को अल्पप्राण वाली। फिर ये अल्पप्राण वाली पहले, देखो यहां पर एक फार्मूला लगा दो, अल्पप्राण वाली ध्वनियां कौन कौन सी हैं, अल्पप्राण। यहाँ पे अल्पप्राण में कौन सी है, पहला हो गया, पहला वर्ग का, और फिर उसके बाद दूसरे तीसरे वर्ग का, फिर उसके बाद पांचवें वर्ग का, पहले फिर उसके बाद तीसरे और पांचवें वर्ग की जो ध्वनियां होती हैं वो अल्पप्राण की ध्वनियां कहलाती हैं। एकदम क्लियर करना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज करता है। फर्स्ट वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग को अल्पप्राण की ध्वनियां कहती हैं। महाप्राण की ध्वनियां किसे कहते हैं, महाप्राण की ध्वनियों में कौन कौन से आते हैं। अब महाप्राण की ध्वनियों में जैसे दूसरा और फिर चौथा, दूसरे और चौथे को महाप्राण की ध्वनियों में लाती है। दूसरे वर्ग और चौथे वर्ग की को हम महाप्राण की श्रेणी में लाते हैं। राइट, यहाँ पर अब एक अघोष और सघोष की बात आती है। अल्पप्राण महाप्राण तो समझ लिए, अघोष और सघोष की बात आती है। अघोष और सघोष किसे कहते हैं, अघोष और सघोष। यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना है मित्रों। अघोष ध्वनियां 1, 2 और 1, 2 को क्या कहेंगे, अघोष। 1 और 2 को क्या कहेंगे, एक वर्ग संख्या 1 को, वर्ग संख्या 2 को अघोष कहेंगे। और सघोष को क्या कहेंगे, इसमें जो आपकी 3, 4, 5 तीसरे वर्ग की, चौथे वर्ग की और पांचवें वर्ग की ध्वनियों को सघोष कहेंगे। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद कंठ वर्ग, मतलब कंठ से निकलना। कंठ मतलब होता है अंदर से ध्वनि जो निकलती है उसे कंठ वर्ग कहते हैं। कंठ को टच करें, जीभ जो है आपके कंठ को टच, कंठ जो ऊपर लगाता है, क ख ग घ इंग, ये कंठ वर्ग की आती है। ताल वर्ग, जो ताल को जीभ आपकी ताल में टच करे, च छ ज झ य। अगर जीभ पकड़ ले और च का उच्चारण करे तो आपका उच्चारण
स्पष्ट नहीं होगा। मूर्धा, मूर्धा माने मुंह, मुंह से बोली जाती है। तो एक ट, मुंह खुला, टा ठा डा ढा रा, दंत वाली ध्वनि, दोनों दांत मिलना चाहिए। ता था दा धा ना, जीभ जो है दांत के बीच में आ जाती है। ओष्ठ वाली ध्वनि, पा फा बा भा मा, ओष्ठ दोनों मिलने चाहिए। तो ऐसे ध्वनियों का पहचान यहाँ पर हम कर सकते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन को हमने अभी बताया था आपको, उसे कहते हैं अर्धस्वर, या रा ला वा। और उस व्यंजन किसे कहते हैं, या महाप्राण किसे कहते हैं, शा 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 हा, ये उस व्यंजन है। ठीक है, हा को सिर्फ और हा, ये क्या होता है, सिर्फ हा क्या होता है आपका, हा को आपको जानना चाहिए, सघोष आता है, सघोष में आता है। हा सिर्फ सघोष में आता है और ये अघोष में, शा 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 अघोष में। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों को कितने भेद हो सकते हैं आप बताएंगे? 2 भेद हो सकते हैं। एक तो स्वर करेंगे, एक व्यंजन करें। उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन 2 भेद होते हैं वर्ण के। और जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ये लगने वाला जो समय होता है बड़ा आ, तो उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है। और दूसरे चौथी बात इंपॉर्टेंट है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम, यहाँ छ लिखा हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किसके बाद आता है? क के बाद आता है। ठीक है। देन इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, छ वर्ण किसके योग से बना है? किसके योग से बना है छ वर्ण? पा और सा मिलाकर छ बना है, तारा मिलाकर ता बना है, जाया मिलाकर ज्ञा बना है, सारा मिलाकर सरा बना है। राइट। देन इसके बाद क्वेश्चन एक आता है, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन मतलब 2 बार व्यंजन आए। जैसे अगर दिल्ली लिखते हैं तो दिल्ली में क्या है? द्वित्व व्यंजन है। लाला 2 बार है, द्वित्व व्यंजन है। ध्वनियां होती है ना, ध्वनियों को भेद होते हैं, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व मतलब 2 बार आना। ठीक है। एक युग्मक ध्वनियां होती है, युग्मक और द्वित्व ध्वनियां दोनों सेम होती हैं। संयुक्त ध्वनियां जो होती हैं उसको मिल करके बनती है। जैसे प्राण, प्राण को क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियां। पा में र आ गया, इसे संयुक्त ध्वनियां कहते हैं। और संपृक्त ध्वनियां क्या कहते हैं? अलग मिली होती हैं, अलग होता है। जैसे वक्ता, ये का जो है अलग रहेगा, ये संपृक्त ध्वनियां हैं। 3 ध्वनियां होती हैं। अब 3 ध्वनियों में पहली ध्वनि को बताए थे आपको, युग्मक ध्वनियां। युग्मक, युग्मक माने साथ में चले। जैसे प्रसन्नता, प्रसन्नता, ये साथ में चल रही है, युग्मक ध्वनि हो गई। और वही वो एक और ध्वनि कौन सी होती है? संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि कौन सी होती है? जो साथ में चले। जैसे प्राण। संयुक्त ध्वनि के बाद और क्या आता है? संपृक्त ध्वनि, जो अलग हो। संपृक्त। जैसे संपृक्त ध्वनियां कौन सी होती हैं? बताइए कोई उदाहरण, 3-4 उदाहरण बताइए आप। संपृक्त ध्वनियां जैसे आपको जो है संबल, संबल, ये अलग रहती हैं। ये देखो अलग हो गई संबल। ये दोनों समान होंगी, इसे ये अलग अलग होंगी। ठीक है। ऐसे थोड़ा सा देखना, इसको आप ध्यान देंगे तो वर्णमाला जो है आपको बहुत आसान दिखने लगेगी। तो वर्णमाला से संबंधित विशेष जानकारी ये थी। मित्रों, आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।